हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर पूरा पूरा देख सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम मनी बिल के बारे में बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ सवाल पक्का एग्जाम पूछता ही है। इस साल पहले इसके अभी जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था ना, डायरेक्ट यहाँ सवाल एक आ गया था। और इसके पहले 2023 के जो एग्जाम हुआ था ना, वहां भी सवाल इससे आ गया था। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इस साल के 2024 के एग्जाम में यहाँ सवाल डायरेक्ट आ गया था, पूरा का पूरा आपको धन विद्या से, मनी बिल से। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, मनी बिल क्या होते हैं। तो इसके बारे में आपको बात करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि यदि हम लोग अगर सरकार को टैक्स पे करते हैं, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, तो आखिर पैसा जाता कहाँ है। और यदि अगर किसी मंत्री को, यदि सरकार को अगर सड़क बनवाना है, एजुकेशन में रुपया खर्चा करना है, या हेल्थ में रुपया खर्चा करना है, तो आखिर पैसा हम लोग कहाँ जाकर मांगेंगे। पैसा आखिर होता कहाँ है, सरकार के पैसे हम होता कहाँ है। हम लोग जो पैसा जो टैक्स पे करते हैं, जो सामान खरीदते हैं, आखिर जो पैसा हम लोग जो देते हैं, वो आखिर पैसा जाता कहाँ है। तो दोस्तों, सरकार की बात करें हम लोग, तो सरकार के एक पूरा का पूरा एक खाता है, जिसको बोलते हैं वो संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि बोलते हैं। संचित निधि बोलते हैं। यह संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लोज 1 में इसका वर्णन किया गया है। 266 के क्लोज 1 में किया गया, यानी सरकार के जितना भी पैसा होता है ना, इसी में आपको, इसमें क्या होता है, इसमें आपको निहित होता है, इसी में आपको वो इकट्ठा होते हैं। और इसी से यही सब पैसा निकालने के लिए अगर सरकार को, यानी किसी मंत्री को अगर पैसा चाहिए कि सड़क बनवाने के लिए रुपया चाहिए, एजुकेशन में खर्चा करने के लिए रुपया चाहिए, या किसी अन्य सेक्टर में अगर पैसा खर्चा करना है, तो वित्त मंत्री के पास लोग जाते हैं कि भाई साहब हमको ना रुपया चाहिए। तो मंत्री साहब कहते हैं कि एकदम आइए और आप यहाँ प्रस्ताव लाइए। वो जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, उसी प्रस्ताव को, जो पैसा निकालने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो लोकसभा से, जो संसद यानी संचित निधि से जो रुपये निकालने के लिए जो वहां पर जो बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसी बिल को बोलते हैं हम लोग मनी बिल। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग मनी बिल बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल का मतलब क्या होता है कि यदि संचित निधि में से किसी भी मंत्री को यदि देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, मतलब कि अगर उसको सड़क में खर्चा करना है, एजुकेशन में खर्चा करना है, हेल्थ में खर्चा करना है, महिलाओं के लिए खर्चा करना है, बच्चों के लिए खर्चा करना है, उसके लिए जो संसद में यानी लोकसभा में जो बिल प्रस्तुत किया था कि भाई साहब हमको ना उस संचित निधि जो दिखाई दे रहा, उससे हमको पैसा चाहिए, तो वित्त मंत्री के पास लोग जाते हैं। और केवल मंत्री ही जा सकते हैं, केवल सरकारी ही जा सकते हैं, गैर सरकारी मंत्री नहीं जा सकते। यानी केवल सरकार के मंत्री ही जा सकते हैं कि भाई साहब हमको रुपया चाहिए। क्योंकि बिल जो होता है ना, दो लोग पेश करते हैं, एक होता है सरकारी बिल, एक होता है गैर सरकारी बिल। यह जो बिल है ना, केवल सरकारी बिल ही पास कर, केवल सरकारी मंत्री ही बिल पास कर सकते हैं लोकसभा में। हम तो अगर बात करें हम लोग, अगर हम मनी बिल की बात करें हम लोग, यानी मनी बिल के बारे में बात करें हम लोग, देखिए यहाँ सवाल डायरेक्ट एग्जाम पूछता है, और इसको आप समझने के बाद अब आपको हम पूरा दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको किसी से भी आप टक्कर लग सकता है। ऐसी मतलब कि आपसे कोई भी आंख में आंख मिलाकर यह नहीं कह सकता कि आप मनी बिल से सवाल आप नहीं बना सकते। आप एकदम बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मनी बिल से सवाल अब नहीं छूटने वाला है। तो मनी बिल की अगर परिभाषा की बात करें जाए, मनी बिल की अगर परिभाषा की बात किया जाए, तो इसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। और इसकी विशेष प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, यही सवाल इस एग्जाम आ गया था। और इसकी विशेष प्रक्रिया की बात की जाए, तो इसको 109 के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। यानी मनी बिल क्या है, इसको क्यों लाया जाता है, तो सरकार को कहाँ खर्चा करना है, कहाँ से आय प्राप्त करना है, कहाँ पर खर्चा करना है, उसके लिए जो लोकसभा में जो बिल प्रस्तुत किया था, उसी को बोलते हैं हम लोग मनी बिल को बोलते हैं। तो उसका परिभाषा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। लेकिन इसकी विशेष प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 109 में किया गया है। अगर बात करते हैं हम लोग मनी बिल, तो मनी बिल का आप बैकग्राउंड समझ गए कि मनी बिल होता क्या है। यदि किसी भी सरकार को, यदि सरकार या मंत्री को अगर पैसा की आवश्यकता पड़ेगा कि हमको यह काम करवाना है, उसके लिए हमको रुपया चाहिए भाई साहब, उसके लोकसभा में जो प्रस्तुत किया था कि भाई संचित निधि, जो सरकार को जो खजाना, उससे हमको रुपया चाहिए, हमको इस सेक्टर में रुपया लगाना है, उसके लिए जो प्रस्तुत किया जाता है बिल, उसको बोलते हैं हम लोग मनी बिल। यह मनी बिल केवल सरकार के द्वारा, यानी केवल सरकार के मंत्री के द्वारा, यानी सरकारी मंत्री के द्वारा केवल प्रस्तुत किया जाता है। और यह बिल केवल राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही केवल लोकसभा में ही
प्रस्तुत किया जाता है। इस बातों का आपको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में ही केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा यह राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं होता है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ यह केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। संग संगे यह लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद ये केवल राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश कर सकता है। सिफारिश करने का मतलब यह हुआ कि वह परिवर्तन कर सकता है, एक बदलाव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें यह समाप्त नहीं कर सकता, केवल सिफारिश ही कर सकता है। और 14 दिन के अंदर उसको वापस लोकसभा में भेजना पड़ता है। यदि वो उसे लोकसभा में 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा नहीं भेजता है तो वह लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों द्वारा पारित ही माना जाएगा। मतलब कि अगर राज्यसभा में अगर मनी बिल गया, यानी बिल गया, तो राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकता है, केवल विचार ही कर सकता है कि हाँ चलो भाई साहब मनी बिल तो है, चलो तो इसका क्या मतलब बनता है, लेकिन इस पर केवल सिफारिश कर सकते हैं, ना समाप्त कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद यह राष्ट्रपति, उसके बाद फिर लोकसभा में आता है, और लोकसभा के बाद केवल कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर विचार कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है, कुछ भी, केवल वो भी मतलब ये भी कर सकता है, लेकिन कभी भी इसको वापस फिर लोकसभा में नहीं भेज सकता। भाई साहब आप ही की सिफारिश को लोकसभा में आया था, फिर आप वापस क्यों भेज रहे हैं? इसलिए राष्ट्रपति किसको वापस भेज नहीं सकता, केवल उसके बदलाव के लिए बता सकता है कि आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस भेज नहीं सकता है। तो मनी बिल के बारे में इतना विशेष प्रक्रिया आप जानते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में सवाल यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है। आपको हम सवाल दिखाते हैं, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर ना आपको पढ़ कर दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी धन विधेयक के बारे में केवल विशेष प्रक्रिया, जबकि परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद इसमें एक में क्या कहा जाए, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल हम लोग लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति के सिफारिश पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति पहले कहेंगे तब का धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के लिए, पारित किए जाने के पश्चात उस राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, और राज्यसभा विधेयक को प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा को वापस देगी, और लोकसभा तत्पश्चात राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिश को स्वीकार कर सकती या नहीं कर सकती। इसको माने या स्वीकार करे या ना करे, इसको 14 दिन के भीतर लोकसभा को भेजना ही पड़ता है। यदि नहीं भेजेगी तो भाई साहब इसका मोह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका कोई इसका मतलब इसका बनता भी नहीं है, मतलब कि वापस फैन का दोनों संसद दोनों सदन में इसको पारित ही मान लिया जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर में लिखा गया है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुशासित यानी तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित ही माना जाएगा। तो स्वीकार भी कर लेती है तो कोई इसका मतलब बनता नहीं है, फिर इसको लोकसभा में जाएगा और पारित ही मान लिया जाएगा। स्वीकार करे ना करे कोई इसका मतलब नहीं है, इसका मुंह में हो जाता है। अगर बात करें हम लोग 4 नंबर में, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुशंसित किसी संशोधन के बिना लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ये भी आपको बता दिए हम। लास्ट में यहाँ पर देखो क्या बहुत बड़े लाइन लिखा गया है, लिखा गया है यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाए, धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर, यहाँ देखिए 14 दिन के अवधि के भीतर लोकसभा को वापस लौटाया जाता है। अगर वापस नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि के समाप्ति पर वह उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। यदि अगर 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा को लोकसभा को वापस नहीं भेजती है तो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ भी क्या जाएगा, मोय हो जाएगा, यानी फिर दोनों सदनों द्वारा पारित ही मान लिया जाएगा। तो यानी आप लोग धन विधेयक का समझ गए कि धन विधेयक सवाल कैसे एग्जाम बन सकता है। अभी सवाल आपको दिखाएंगे, आपको कैसे सवाल, देखिए सवाल आपको ऐसा दिखाते हैं कि सवाल एग्जाम कैसे आया था। यहाँ पर आप यूपीएससी के 2024 का सवाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल कैसे बना हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर सवाल आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर इस साल 2023 में और 2024 में, इस साल और इसके पहले वाले एग्जाम में
और बार बार इससे सवाल एग्जाम में आता रहता है। तो स्टेटमेंट इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। यूपीएससी चौंका दिया। और यह सवाल मेरा सही था कि मेरा ऑप्शनल था, तो मेरा मतलब सही है, मतलब मेरा प्रीलिम्स तो हो ही गया है। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा गया संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया, मैं उसकी केवल परिभाषा के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया के बारे में बात किया कि धन विधेयक कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, कब समाप्त होगा, नहीं होगा, ये केवल आपको अनुच्छेद 109 में बताया गया। लेकिन धन विधेयक का परिभाषा कि धन विधेयक क्या होते हैं, इसको कैसे होता है, तो सब आपको अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट एक में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को उल्लेख किया। एकदम सही बात है। बताया ना कि 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया सकता। देखो, अगर बात करें तो धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। अभी बताए ना कि राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश ही कर सकती है और 14 दिन के भीतर उसको लोकसभा पकड़ का वापस भेजना पड़ता है। इसलिए अगर नहीं भेजती है तो क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को सुझाव गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाव गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। पहला नहीं, राज्यसभा अगर स्वीकार करे या ना करे, फिर इसको लोकसभा में भेजती है, तो लोकसभा द्वारा राज्यसभा के द्वारा जो धन विधेयक को जो विचार किया गया उसको स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यह स्टेटमेंट्स गलत हो गया। तो आपका इसमें ऑप्शन हो गया 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी इसका मतलब ये हो कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना। यूपीएससी एग्जाम में ना आप यदि कितनों पढ़ लीजिएगा, कितनों भी क्यों ना पढ़ लीजिए, आप पूरा लक्ष्मीकांत 50 लाख क्यों रिवाइज कर लीजिए, आप हर विषय के मास्टर क्यों नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कम से कम मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाते, लगभग 20-40 को कम से कम 30-40 का मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो आप प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और आपको इधर कोचिंग पर ज्यादा विश्वास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक अच्छा सा गाइडेंस प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। तो इसके बिना कॉन्सेप्ट के आप सवाल को हल ही नहीं कर सकते। बस आज के इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।